दिल्ली चुनाव के लिए बीजेपी की लिस्ट जारी हो गई है। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। देखिए आज मीटिंग भी होनी है, लेकिन उससे पहले बड़ी खबर ये कि 29 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान यहां पर बीजेपी की तरफ से किया गया है। दिल्ली चुनाव को लेकर ये अहम खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। दिल्ली चुनाव को लेकर यह अहम जानकारी, चूंकि सभी की नजर इसी बात पर थी, काफी दिन हो चुके थे, काफी देरी हुई लिस्ट को लेकर, लेकिन अब फाइनली 29 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान बीजेपी की तरफ से लिस्ट के जरिए किया गया। ये लिस्ट इस वक्त आपकी स्क्रीन पर है जो हम आपको दिखा रहे हैं। दिल्ली चुनाव को लेकर ये अहम जानकारी, राजकुमार भाटिया बीजेपी उम्मीदवार आदर्श नगर से बनाए गए हैं। एक एक करके सभी के नाम भी सामने देखिए इस वक्त स्क्रीन पर। बादली से दीपक चौधरी को पार्टी ने चुनावी मैदान में उतारा है। तो दिल्ली चुनाव को लेकर बीजेपी की लिस्ट जो इस वक्त हम आपको ये दिखा रहे हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर, इसमें अलग अलग सीट्स की अगर बात की जाए, और इस वक्त हमारे साथ पॉलिटिकल एडिटर अदिति नागर जुड़ गए। अदिति, किस तरह से इस लिस्ट को देखा जाए, पहले लिस्ट बीजेपी की? देखिए, सोच समझ के तैयार की गई जाने वाली ये लिस्ट है, जिसमें आप देखिए जाति समीकरण तो नजर आ ही रहा है, लेकिन उसके साथ साथ कैलाश गहलोत देखिए बिजवासन से चुनाव लड़ रहे हैं, जो आम आदमी पार्टी छोड़कर आए थे। साथ में नई दिल्ली से प्रवेश सिंह वर्मा का भी नाम आ गया है, जिसकी हम चर्चा लगातार कर रहे थे। जंगपुरा से सरदार तरविंदर सिंह मारवाड़ का नाम आ गया है, और साथ में मालवीय नगर से सतीश उपाध्याय का भी नाम यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। यहाँ पर जातीय समीकरण बेहद बेहतर तरीके से नजर आ रहा है। रमेश बिदूरी कालकाजी से चुनाव लड़ रहे हैं। कालकाजी मैं आपको खास तौर पे बता दूं, जहाँ से आतिशी चुनाव लड़ रही है, अलका लांबा चुनाव लड़ रही है, वहां से रमेश बिदूरी चुनाव में लड़ रहे हैं। बीजेपी के एक दिल्ली के कद्दावर चेहरे के रूप में उनको देखा जा सकता है। और इसके अलावा नारायण दत्त शर्मा को भी बदरपुर से चुनाव में उतारा है। रविंद्र सिंह नेगी को भी पड़पड़गंज से चुनाव में उतारा है। ओम प्रकाश शर्मा को भी विश्वास नगर से उतारा है। और साथ में देखिए सीमापुरी से ये एससी रिजर्व सीट है, और यहाँ पे कुमारी रिंकू को उतारा है। अजय महावार को गोंडा से उतारा है। तो आपको जातीय समीकरण के साथ साथ अपने कद्दावर चेहरे, यानी कि एक जगह जहाँ पे कालकाजी में आतिशी और अलका लांबा और रमेश बिदूरी हैं, नई दिल्ली में आप देखें कि प्रवेश सिंह वर्मा है, इसके साथ साथ शीला दीक्षित के बेटे हैं, और अरविंद केजरीवाल, तीनों चुनाव लड़ रहे हैं। कैलाश गहलोत का भी पहली लिस्ट में नाम आ गया है। इस लिस्ट का इंतजार था, 29 नाम आ चुके हैं 70 में से, और अब ये वो सीटें हैं जिसमें से कई सीटें साफ नजर आ रही हैं। देखिए विजेंद्र गुप्ता बीजेपी के दिल्ली के चेहरे के रूप में देखे जाते हैं, वो लड़ रहे हैं रोहिणी से चुनाव। और इसके साथ साथ देखिए अभी तो बहुत नाम आने बाकी हैं, उस लिहाज से ये देखना होगा। लेकिन आप देखिए दीपक चौधरी हैं, बदली से चुनाव लड़ रहे हैं। आदर्श नगर से राजकुमार भाटिया चुनाव लड़ रहे हैं। यहाँ पे आपको पंजाबी भी नजर आ रहे हैं, एसटी भी नजर आ रहे हैं, ब्राह्मण चेहरे भी नजर आ रहे हैं। तो यहाँ पर आपको देखिए दुष्यंत कुमार गौतम, ये भी चेहरा है, करोल बाग से बीजेपी का चेहरा है। दुष्यंत कुमार गौतम भी चुनाव में लड़ रहे हैं। राजकुमार आनंद पटेल नगर से चुनाव लड़ रहे हैं। आशीष सूद भी जनकपुरी से चुनाव लड़ रहे हैं। तो ये पहली लिस्ट सामने आ चुकी है, और ये इनमें से कई नाम तो ऐसे हैं जहां पर भारतीय जनता पार्टी को चुनौती है। यानी कि पहली लिस्ट हमने बार बार कहा था कि वो कैटेगरी होगी जो जहां पर या तो एकदम कंफर्म्ड है किसको लड़ाना है, या फिर जहां पर डी कैटेगरी है, हार की संभावनाएं ज्यादा है। तो ये 29 नाम सामने आ गए हैं, और अब 70 नाम की पूरी लिस्ट में से 29 बाहर आ चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी लगातार नामों पर स्ट्रैटेजी जिताऊ उम्मीदवार, और अगर आप उस सीट को जीत नहीं सकते तो उस सीट को फंसा कैसे सकते हैं, क्योंकि देखिए लगभग कांग्रेस के नाम भी सामने आ गए हैं, आम आदमी पार्टी के भी आ गए हैं। तो भारतीय जनता पार्टी ने जातीय समीकरण कैसे सेंधमारी की जा सकेगी वोट में, उस तमाम तरीके को सोच के समझकर यहाँ पर चेहरे में उतार दिया। लेकिन इस लिस्ट की खास बात आप 3 जगह देख लीजिए, कैलाश गहलोत का नाम, दूसरा प्रवेश सिंह का नाम, और तीसरा आप देखें कि कैसे रमेश बिदूरी को कालकाजी से चुनाव में उतार दिया है। तो त्रिकोणीय मुकाबला करने की पूरी कोशिश की गई। तो देखिए इस वक्त हमारे साथ पॉलिटिकल एडिटर चूंकि जुड़ी हुई हैं, और जाहिर तौर पर तमाम राजनीतिक समीकरणों को ध्यान में रखते हुए ये बीजेपी की तरफ से बाकायदा लिस्ट तैयार की गई है। एक बार जल्दी से स्क्रीन पर जो नाम इस वक्त चल रहे हैं आपको जल्दी से बता देते हैं। अदिति, मैं आपके पास वापस लौट रही हूँ। देखिए महरौली से गजेंद्र यादव को पार्टी की तरफ से टिकट दिया गया है। आतिशी के खिलाफ रमेश बिदूड़ी उम्मीदवार, चूंकि ये हॉट सीट है कालकाजी, यहाँ से अलका लांबा भी चुनावी मैदान में है कांग्रेस की तरफ से। इसके अलावा बादली से आप देखेंगे तो दीपक चौधरी को पार्टी ने चुनावी मैदान में उतारा है। आदर्श नगर की बात की जाए, राजकुमार भाटिया को यहां से चुनावी मैदान में उतारा है। रिठाला से कुलवंत राणा पार्टी की तरफ से उम्मीदवार बनाए गए हैं। रोहिणी से विजेंद्र गुप्ता को उम्मीदवार बनाया गया है। और इस तरह से कुल मिलाकर ये पहले लिस्ट जिसमें शालीमार बाग को लेकर जिक्र है,
रेखा गुप्ता यहां से उम्मीदवार हैं और इस वक्त ये पूरी लिस्ट हम आपको आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। जाहिर तौर पर पार्टी ने, चूंकि इससे पहले अगर आम आदमी पार्टी की बात की जाए या फिर कांग्रेस की बात की जाए, जिस रणनीति के तहत उन्होंने अपनी लिस्ट जारी की है, कहीं ना कहीं उसी की काट को ढूंढते हुए पार्टी की तरफ से ये 29 उम्मीदवारों की जो पहली लिस्ट है वो जारी हो चुकी है, जिसमें आप इस वक्त देख पाएंगे हालांकि कई नए चेहरे हैं जिनको यहां पर पार्टी की तरफ से मौका दिया गया है। कुल मिलाकर 29 ऐसे उम्मीदवार हैं जो पार्टी की तरफ से यहां पर इस पहले लिस्ट में जारी जिनके नाम हुए हैं, जो स्क्रीन पर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। चूंकि इस वक्त हमारे साथ पॉलिटिकल एडिटर अदिति नागर जुड़ी हुई हैं, एक बार फिर से हम उन्हीं का रुख कर लेते हैं। अदिति, अगर हम दिल्ली की बात की जाए जो अल्पसंख्यक है, या फिर इसके अलावा जाहिर तौर पर दूसरी तरफ मैं दलित जो वोटर्स हैं उनकी बात करूं, या फिर जो मुस्लिम वोटर्स हैं उनकी बात करूं, तो उनको ध्यान में रखते हुए भी क्या इस लिस्ट में उम्मीदवारों का ऐलान किया गया है बीजेपी की तरफ से, अगर समीकरणों को समझा जाए? देखिए, भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से हिंदुत्व और खास तौर पर एससी ओबीसी मोर्चे पर यहाँ पर ज्यादा काम करती नजर आ रही है। इस लिस्ट में अगर आपने जिनका जिक्र किया, माइनॉरिटी से मुझे यहाँ पर पंजाबी समुदाय से जरूर सरदार पंजाबी समुदाय से नाम है, लेकिन मुस्लिम समुदाय से नाम यहाँ पर नजर नहीं आ रहे। जाहिर तौर पर भारतीय जनता पार्टी ने जब महाराष्ट्र का चुनाव जीता था तो वहां पर जीतने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए वक्फ बिल का जिक्र करते हुए कहा था कि आनंद फानंद में 2013 में जब यूपीए की सरकार जा रही थी तो दिल्ली में वक्फ को बड़े समझौते के तौर पर जमीनें दे दी गई थी। तो ये तो साफ नजर आता है कि भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में पोलराइजेशन की राजनीति करना चाहती है, जो अब कांग्रेस भी कर रही है। कांग्रेस का फोकस जैसे माइनॉरिटीज पर है, अभी तक उन्होंने कम से कम 6 से 7 माइनॉरिटी मुस्लिम चेहरों को अनाउंस कर दिया है। आम आदमी पार्टी ने भी किया है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की पहली सूची में आपको एससी मिल जाएंगे, ओबीसी मिल जाएंगे, आपको ब्राह्मण मिल जाएंगे, आपको जाट इसमें मिल जाएंगे, लेकिन आपको यहाँ पर बढ़िया मिल जाएंगे। आप देखिए, रेखा गुप्ता जैसे शालीमार बाग से हैं, महिलाएं हैं, तमाम लोग हैं जो सरदार हैं, लेकिन आपको यहाँ पर मुस्लिम समुदाय से जुड़े लोग नहीं मिलेंगे। जाहिर तौर पे ओवैसी अपने मैदान में है, ओवैसी ने भी मुस्लिम हालांकि वोट काटेंगे कांग्रेस का और आम आदमी पार्टी का, और ओवैसी के लिए हमेशा सवाल ये उठता है कि वो किसकी बी टीम है। ठीक वैसे ही एससी वोट बैंक काटेंगे, क्योंकि बसपा भी चुनाव में उतरी है। अब बसपा किसकी बी टीम की तरह काम कर रही है, तो ये मुकाबला पहले दो पार्टियों के बीच में था, फिर कांग्रेस आई मुस्लिम वोट काटने, फिर अब बसपा आ गई है एससी वोट काटने, और अब ओवैसी भी आ चुके हैं मुस्लिम वोट काटने। लेकिन इस सूची में और शायद आने वाली और सूची में भी आपको नहीं नजर आएगा कि कोई मुस्लिम प्रत्याशी को चुनाव में उतारा जाएगा। ये तय बात मानी जा रही है बीजेपी की तरफ से। बीजेपी यहाँ पर हिंदुत्व का कार्ड खेल रही है, विकास का कार्ड खेल रही है, योजनाओं पे नहले पे दहला चल रहा है। सबसे बड़ी बात है, उन्होंने कह दिया, एक नारा लेकर आ गए हैं कि ये आम आदमी पार्टी नहीं है, आपदा है जो पिछले 10 सालों से दिल्ली के जनता पे आई हुई है, और इस आपदा से हम जूझे, इस आपदा को अब बाहर करना है, इस आपदा को नहीं सहेंगे। तो उन्होंने एक आंदोलन की तरह इस चुनाव प्रचार को प्रधानमंत्री मोदी ने शुरू किया। और देखिए, सबसे खास बात क्या है, एक दिल्ली में रह रहा जो पलायन करके आया हुआ जो मजदूर है, व्यक्ति है, जो झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं, उसके जीवन का एक सपना है कि उसको उसका घर मिल जाए। और जब कल इतने बड़ी संख्या में चाबियां बांटी गई हैं घरों की, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसी भी व्यक्ति के जीवन का सपने को पूरा किया है। तो जाहिर तौर पे वो लोग उनसे जुड़ने की कोशिश है, यानी कि अरविंद केजरीवाल के वोट बैंक में सेंध मारी है। लेकिन इसके साथ साथ अरविंद केजरीवाल ने भी वोट बैंक में सेंध मारी कैसे किया, उन्होंने जितने भी हिंदू जो पंडित हैं उनको, मंदिरों के पंडितों को सैलरी की बात कर दी है। वहीं इमामों को सैलरी नहीं दी गई है, तो वो कांग्रेस के पास जाने की तैयारी में है। तो बहुत कुछ, अब ये दिल्ली का चुनाव एकदम रोचक हो गया, ऐसा लगता है। और अदिति, जिस तरह से सीधे मुकाबले वाली कई ऐसी सीट्स यहाँ पर दिखती हैं, उन पर भी अगर इस लिस्ट पर नजर डालें तो पार्टी ने कोशिश यही की है कि मजबूत उम्मीदवार उतारे जाएं। जाहिर तौर पर अब आप देखिए कि रमेश भदौड़ी, आप जानते हैं रमेश भदौड़ी का किस तरह का, उन्होंने अभी संसद में भी किस तरह का बयानबाजी रमेश भदौड़ी ने दी थी, आपके सामने सब कुछ है। रमेश भदौड़ी ने कई बार किस तरह के अपशब्द का भी इस्तेमाल किया, जिसकी वजह से उन पर कार्रवाई भी हुई थी। तो आप देखिए कि रमेश भदौड़ी को ये सीधा सीधा कालका जी ने आतिशी के सामने चुनौती, अब कैसे बयानबाजी रमेश भदौड़ी की तरफ से आएंगे आप बेहतर तरीके से समझते हैं। और आपको याद होगा कि किस तरीके से रमेश भदौड़ी के बयान आए थे जब वो सांसद भी थे।
तो मुस्लिम समुदाय से जुड़े। तो अब और साथ में केजरीवाल के खिलाफ प्रवेश को उतारना और साथ में आतिशी को चुनौती देने के लिए रमेश बिधूड़ी अपने आप में बहुत कुछ स्ट्रैटेजी को बयां करता है। भारतीय जनता पार्टी की स्ट्रैटेजी पर बात करता है कि कैसे भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ रही है, आक्रामक लोगों को उतार रही है, बड़े चेहरों को उतार रही है। ये पता होने के बावजूद भी कि अरविंद केजरीवाल के सामने चुनाव आसान नहीं होगा, लेकिन प्रवेश वर्मा को उतारा जिससे कि वो चुनौती दे पाए, वो चुनाव को इंटरेस्टिंग और बना दें और चुनाव को रोचक मोड पर ले जाएं। ठीक वैसे ही रमेश बिधूड़ी अगर आतिशी को चुनौती दे रहे हैं तो जाहिर तौर पे बड़े चेहरों को उतारने की स्ट्रैटेजी, साथ में ये हर चीज को यहाँ पर देखते हुए भारतीय जनता पार्टी इस बार चुनाव में, और देखिए एक बात समझनी जरूरी है, दिल्ली का चुनाव केवल दिल्ली के चुनाव की तरह भारतीय जनता पार्टी नहीं लड़ रही कि केवल दिल्ली के चुनाव में जीतना है। अरविंद केजरीवाल को तीसरी बार मुख्यमंत्री बनाने से रोकने के लिए ये चुनाव है, क्योंकि अगर कोई भी व्यक्ति अपने तीसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेता है तो वो देश की राजनीति में एक अलग कद रखता है। और अगर अरविंद केजरीवाल जो हर बात से बीजेपी की ही पिच पर बीजेपी को खेलता है, और एक और बात समझने की जरूरत है यहाँ पर कि चुनाव में कौन किसकी पिच पर जा रहा है वो नतीजों की तरफ दिखलाता है। हमेशा दूसरी पॉलिटिकल पार्टी, जैसे महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी ने एक है तो सेफ है का बात कही और फिर सभी ने उस तरह के बयानबाजी, यानी कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने पिच पर दूसरी पॉलिटिकल पार्टियों को चुनाव लड़ने के लिए मजबूर किया। यहाँ पर अरविंद केजरीवाल ने भारतीय जनता पार्टी को अपने पिच पर चुनाव लड़ने के लिए मजबूर किया, इसलिए झुग्गी झोपड़ियां, तमाम तरीके की बयानबाजी। तो अब अरविंद केजरीवाल के पिच पर बीजेपी उतर के चुनाव लड़ रही है, इसलिए ये समझना जरूरी है कि ये केवल 70 सीटों का खेल नहीं, ये केवल दिल्ली चुनाव का खेल नहीं, ये बात है कि देश की राजधानी दिल्ली पर कौन राज कर रहा है, और तीसरी बार अगर कोई राज करता है तो वो सिर्फ दिल्ली पर नहीं। और अदिति, क्या हम ये माने कि इसी वजह से सिर्फ बीजेपी ने इतनी देरी की है कि सोच समझकर पार्टी ने उम्मीदवारों को मैदान में उतारा है, उनके नाम सामने रखे, जो बड़े चेहरे हैं, जो पुराने चेहरे हैं या फिर जो नए चेहरे हैं, उनमें भी संतुलन बनाने की कोशिश हुई है? भारतीय जनता पार्टी हर चीज में अव्वल रहती है, आगे रहती है, प्रिपरेशन, तैयारियां, ये तो राजनीति में समझ आता ही है कि वो हर चीज की तैयारी पहले से रखती है। बिहार की तैयारियों की अभी से ही शुरू हो चुकी है, प्रत्याशी कौन होंगे अभी से शुरू हो चुका है, लेकिन दिल्ली में इसलिए सोच समझ के देरी की गई, स्ट्रैटेजिकली देरी की गई है। नहीं तो अक्सर बीजेपी अपने प्रत्याशियों की घोषणा करने में अव्वल रहती है। आपने झारखंड, महाराष्ट्र के चुनाव से पहले भी चुनाव देखे, यहाँ पर ये देखना था कि कौन कहाँ से उतार रहे हैं, किसकी टिकट कट रही है, कौन गुस्से में है। देखिए इन पिछले कितने भी चुनाव हुए उसमें जो बागी हैं या जो नाराज लोग हैं वो गेम बिगाड़ते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी इस बात का इंतजार कर रही थी कि अरविंद केजरीवाल किस किस की टिकट काटेंगे जिनको हम अपने पास ला सकें, जिनको हम तोड़ सकें और जिनको हम इंडिपेंडेंट के तौर पर भी लड़ा सकें, जिससे कि चुनावी मुकाबला चुनौतीपूर्ण हो जाए। तो जाहिर तौर पे स्ट्रेटेजिकल देरी की गई है। अभी जो बाकी की लिस्ट आएंगी वो भी बहुत रोचक होने वाली है, क्योंकि इसमें और भी बहुत सारे इंटरेस्टिंग खुलासे हो सकते हैं। यहाँ तक कि आम आदमी पार्टी परिवार के कई लोगों के नाम भी आपको उस सूची में दिख सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल अदिति, आपका बहुत शुक्रिया हमारे से जुड़ने के लिए।